बच्चों आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स देखने चल रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है रासायनिक बलगतिकी। तो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स लिखा गया है, इसका मतलब होता है रासायनिक बलगतिकी। ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला, रासायनिक अपक्रिया का वेग, इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। और तीसरा, रासायनिक अपक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। मतलब अपक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे और रासायनिक अपक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग इन तीन चीजों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर वेग के बारे में देखें। वेग रेट लिख दिया गया है, रेट वैसे दर कहते हैं, तो वेग बोलेंगे या दर बोलेंगे, दोनों एक ही चीज होगी। वेग क्या है? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन रासायनिक अपक्रिया का वेग कहलाता है। मतलब एक निश्चित समय में अभिकारक हो या उत्पाद हो, उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग अपक्रिया का वेग कहते हैं। यहाँ पर फार्मूला लिख दिया गया, रेट मीन्स वेग या दर कहेंगे। यहाँ पर डेल्टा एक्स लिखा गया है। डेल्टा एक्स मतलब सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता चाहे आप अभिकारक की ले लो या उत्पाद की, तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा। और डेल्टा टी जो है लगा समय हो जाएगा, मतलब क्या कितना समय लगा हुआ है। मात्रक की बात करें तो यहाँ पर सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब सेकंड ऊपर जाएगा तो ये मोल प्रति लीटर पहले से था, ये प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, वेग की अगर हम लोग बात करें तो वेग दो प्रकार का हो सकता है। एक होगा औसत वेग, दूसरा होगा तात्क्षणिक वेग। तो यहाँ पर हम लोग औसत वेग, पहला वेग लिख रहे हैं औसत वेग। औसत वेग और दूसरा हो जाएगा तात्क्षणिक वेग। तो ये औसत वेग हो गया और तात्क्षणिक वेग हो गया। तो औसत वेग में देखा जाए, औसत वेग एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या है? यहां पर कुल समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो कुल समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग औसत वेग बोलते हैं। यहां पर रेट एवीई लिख रहे हैं, रेट एवरेज मीन्स औसत वेग। यहाँ पर डेल्टा एक्स लिखा गया है, यहाँ पर डेल्टा टी। ये सांद्रता में कुल परिवर्तन है, सांद्रता में कुल परिवर्तन। और यहां पर डेल्टा टी लगा कुल समय, टोटल टाइम। मतलब टोटल टाइम है और ये टोटल चेंज है। मात्रक आप पहले से देख चुके हैं। यहां पर तात्क्षणिक वेग अगर देखा जाए, तात्क्षणिक वेग इंस्टैंटेनियस रेट, यहां पर अगर देखें तो तात्क्षणिक वेग क्या है? अति सूक्ष्म समय, अति सूक्ष्म समय में
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अति सूक्ष्म समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं रेट, ब्रैकेट में INS, रेट इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक वेग। यहाँ पर डेल्टा एक्स dx लिख रहे हैं अपॉन dt। तो जो dx है ये अति सूक्ष्म परिवर्तन है, ये अति सूक्ष्म परिवर्तन है। मतलब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में अति सूक्ष्म परिवर्तन। और डेल्टा टी अति सूक्ष्म समय। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो चीजें, एक औसत वेग, दूसरा तात्क्षणिक वेग। औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में यही अंतर है कि यहाँ पर जो चेंज हम लोग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में देखते हैं ये टोटल टाइम में चेंज देखते हैं, और यहाँ पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है ये अति सूक्ष्म समय में हम लोग ये परिवर्तन देखते हैं। तो अगर अति सूक्ष्म समय में परिवर्तन देख रहे हैं तो उसको हम लोग तात्क्षणिक वेग कहेंगे, और अगर हम लोग टोटल टाइम में चेंज देख रहे हैं तो उसको हम लोग औसत वेग कहेंगे। ये हो गया। एक और चीज बता दें कि जो औसत तात्क्षणिक वेग है ये अभिक्रिया के क्रियाविधि को निर्धारित करता है। तो तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया के क्रियाविधि को निर्धारित करता है। तो एक तो अंतर ही हो जाएगा दोनों में कि औसत वेग में हम लोग जो परिवर्तन देखते हैं वो कुल समय में देखते हैं, जबकि तात्क्षणिक वेग में हम लोग परिवर्तन अति सूक्ष्म समय में देखते हैं। दूसरा जो तात्क्षणिक वेग है क्रिया के क्रियाविधि को निर्धारित करता है, जबकि औसत वेग क्रिया के क्रियाविधि को निर्धारित नहीं करता। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर एक उदाहरण देखें। यहाँ पर अभिकारक A है, ये सांद्रता है उसकी, यहाँ पर टाइम लिया गया है। यहाँ पर एक, ये अगर ये कह दिया जाए कि मोल प्रति लीटर में है, मोल प्रति लीटर में, तो ये एक है। यहाँ पर 0.70 है, 0.50 है, 0.40 है। यहाँ पर 0 लिखा गया मतलब प्रारंभ में, 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद। तो 0 टाइम पर मतलब प्रारंभ में 1 मोल प्रति लीटर है, 10 सेकंड के बाद 0.70 मोल प्रति लीटर है, 20 सेकंड के बाद 0.50 मोल प्रति लीटर है, और 30 सेकंड के बाद 0.40 मोल प्रति लीटर है। तो यहाँ पर हम लोग रेट एवरेज अगर देखें, एवरेज रेट, तो यहाँ पर टोटल चेंज, यहाँ पर हम लोग A2 माइनस A1 और T2 माइनस T1 लिख रहे हैं। A2 मतलब अंतिम सांद्रता 0.40 माइनस प्रारंभिक सांद्रता 1। यहाँ पर T2 30 माइनस प्रारंभिक सांद्रता 0 टाइम, तो यहाँ पर माइनस 0.60 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 30। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.02 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हो गया, ये औसत वेग है। अच्छा, तात्क्षणिक वेग में हम लोग देखें रेट इंस, यहां पर हम लोग इस
0 से 10 सेकंड के बीच में देख रहे हैं। तो यहाँ पर A2 की जगह पर लोग क्या लिख रहे हैं 0.70 और A1 की जगह पर क्या लिख रहे हैं 1। यहाँ पर T2 की जगह पर 10 और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 0। तो ये हो जाएगा -0.30 अपॉन 10 -0.03 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं रेट 10 से 20 सेकंड के बीच में देखें तो -0.50 -0.70 अपॉन 20 - 10 तो ये आ जाएगा -0.20 अपॉन 10 तो ये आ जाएगा -0.02। और थर्ड अगर हम लोग यहाँ पर देखें रेट तो यहाँ पर 20 से 30 के बीच में तो 0.40 -0.50 अपॉन 30 -20 तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा -0.01। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डायरेक्ट ये जो रेट आया है -0.02 मोल पर लीटर पर सेकंड आया है, जबकि यहाँ पर इस टाइम पे -0.03 आया है। इस पॉइंट पे 10 से 20 सेकंड में 0.02 है और 20 से 30 सेकंड में कितना है -0.01 मोल पर लीटर पर सेकंड है। एक चीज हम आपको यहाँ पर और बताना चाहेंगे, आप यहाँ पर भी देखें रेट के सामने माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर रेट माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या रेट माइनस होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, रेट माइनस नहीं होता। तो फिर ये माइनस साइन दर्शा क्या रहा है? माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है। तो माइनस चिन्ह ये नहीं दर्शाता है कि रेट ऋणात्मक होता है, बल्कि माइनस चिन्ह ये बताता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है। तो ये हो गया उदाहरण से हमने औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में अंतर स्पष्ट किया। अब हम लोग ये यहाँ पर जो लिखा गया तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया के क्रियाविद को निर्धारित करता है, ये एक हम लोग जनरल उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जनरल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। ए आपका विद्यालय है और बी आपका घर है। ये दूरी है 5 किलोमीटर और ये दूरी 5 मिनट में आप तय करते हैं। तो जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो 5 किलोमीटर बटे 5 मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 किलोमीटर ये पर मिनट आ जाएगा। ये आपका औसत वेग हो जाएगा। इसी को हम लोग थोड़े थोड़े दूरी में अध्ययन करें। यहाँ पर ए, ये बी है, वही 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर आपने एक इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ये पहला 1 किलोमीटर आपने आधे मिनट में कवर किया है, दूसरा भी आधे मिनट में कवर किया। अब यहाँ पर वेलोसिटी अगर आपकी देखा जाए तो क्या हो जाएगी? 1/2 बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर मिनट। वही सेम चीज यहाँ पर वेलोसिटी अगर देखा जाए तो जो दूरी है वो 1 है और समय जो लगा है वो 1/2 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा। यहाँ पर आप नहीं चल रहे हैं, मान लो आप रुके हुए हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, अब मान लो कि जैसे आपके घर पे कोई बच्चा मतलब कोई आदमी शिकायत किया है कि जब आप घर जाते हो तो सीधे घर नहीं जाते हो, रास्ते में कोई शरारत करते हो।
तो आपके गार्जियन ने क्या किया, स्कूल को फोन करके कहा कि जब आप निकलेंगे तो बता दिया जाएगा कि आप यहाँ से निकले हैं, पता करना चाहा उन्होंने। तो आप निकले और बता दिया गया कि आप निकल चुके हैं। उन्होंने देखा 5 मिनट के बाद आप घर पे थे। तो यहाँ निकले और 5 मिनट के बाद आप घर पे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रारंभ देखा गया और अंत देखा गया, बीच में आपने क्या किया वो देखा ही नहीं गया, क्योंकि टोटल चेंज देखा जा रहा था। तो यहाँ पर आपने रास्ते में क्या किया ये पता ही नहीं चला। दूसरा तरीका ये था कि आप निकले और बता दिया गया कि आप निकले हुए हैं। निकले हैं तो आपने यहाँ पर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, तो आपके पीछे कोई फॉलोअर लगा है। 1 किलोमीटर के बाद बताया कि आप यहाँ पर पहुंच गए हैं। उन्होंने देखा कि आप आधे मिनट में पहुंच गए थे। फिर 1 किलोमीटर बाद बताया गया कि आप 1 किलोमीटर और चल चुके हैं। फिर देखा कि आधे मिनट पहुंच चुके हैं। फिर आप यहाँ पर जो कुछ करना था, जो शरारत बताई गई थी, जो भी था वो आप कर रहे हैं। बताया गया कि आप यहाँ पर चल नहीं रहे बल्कि कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर आपका वेग क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आप क्या करते हुए चल रहे हैं ये उनको पता चल रहा है। मतलब आपके मूवमेंट को जब छोटे छोटे टुकड़ों में करके देखा जा रहा है तो पता चल रहा है कि आप रास्ते में क्या क्या करते हुए चल रहे हैं। और यही क्रियाविधि होती है। ये क्या होती है, क्रियाविधि होती है। आपकी क्रियाकलाप क्या है रास्ते में। तो ये सेम चीज है क्रियाओं के लिए। जब हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि क्रियाविधि उसकी क्या है। मतलब छोटी छोटी सांद्रताओं को सांद्रता में परिवर्तन अगर थोड़े थोड़े समय में हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि रास्ते में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। चलो, अब अगर हम लोग वेग के आधार पर चर्चा करें तो क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। वेग के आधार पर क्रियाएं 3 प्रकार की। पहला तो तीव्र क्रियाएं, तीव्र अक्रियाएं हैं, इनको लोग कहेंगे फास्ट रिएक्शन। तीव्र क्रियाएं, फास्ट रिएक्शन। तीव्र क्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो 10 की घात ऋण 6 सेकंड, 10 की घात ऋण 6 सेकंड या इससे भी कम समय में पूर्ण होती हैं, उनको हम लोग तीव्र क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण आयनिक क्रियाएं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, आयनिक क्रियाएं। आयनिक क्रियाएं तीव्र क्रियाओं का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर NaCl ले लें, AgNO3 ले लें, ये हो जाएगा AgCl। ये तीर नीचे लग गई है, इसका मतलब अवक्षेप हुआ NaNO3। तो जहां पर अवक्षेप बनता है उसको अवक्षेपण की भी क्रियाएं कहते हैं। तो आयनिक क्रियाएं या अवक्षेपण की क्रियाएं तीव्र क्रियाओं का उदाहरण होती है। एरो नीचे लगा है मतलब अवक्षेप बन रहा है, एरो ऊपर लगा है इसका मतलब जो उत्पाद बना वो निकाय को छोड़ के बाहर निकल गया। तो ये हो जाएगा तीव्र क्रियाओं का उदाहरण। दूसरा हो जाएगा अतिमंद क्रियाएं। नाम से क्लियर है, अतिमंद क्रियाएं, स्लो रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई कहता है कि स्लो रिएक्शन क्या होते हैं, तो ऐसी क्रियाएं जो कई घंटों में, कई घंटों, दिनों, महीनों या वर्षों में पूर्ण हो। तो ऐसी क्रियाएं जो कई घंटों में, कई दिनों में, महीनों में या वर्षों में पूर्ण होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शन कहते हैं या अतिमंद क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, आप हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके जल बनाते हैं, बन भी जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपने कोई उत्प्रेरक नहीं लिया है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जो जल बन रहा है इसको बनने में 2 से 3 वर्ष लगते हैं, 2 से 3 वर्ष। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स में संक्षारण पढ़े रहे होंगे, संक्षारण या जंग लगना, ये भी स्लो रिएक्शन का उदाहरण है।
लोहे वोहे में देखें जंग लगती है, तो एक दिन में जंग नहीं लगती, कई दिनों में लगती है। ये भी स्लो रिएक्शन का उदाहरण है। इसके बाद मंद क्रियाएं, तीसरा होता है मंद क्रियाएं। तो मंद क्रियाएं क्या है? मंद क्रियाएं, इंग्लिश में मॉडरेट रिएक्शन बोलेंगे। मॉडरेट रिएक्शन, मंद क्रियाएं। तो स्लो रिएक्शन जो होती हैं वो फास्ट रिएक्शन 10 पावर माइनस 6 सेकंड या इससे भी कम समय में पूर्ण होते हैं। जो मंद अति मंद क्रियाएं हैं कई घंटों, दिनों, महीनों में पूर्ण होते हैं। तो ये क्या है? मंद क्रियाएं। तो मंद क्रियाएं क्या है? इनको अगर आपसे कहा जाए तो कहेंगे कैसे क्रियाएं जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण होते हैं। कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण होती हैं, उनको हम लोग मंद क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सामान्यतः आणविक क्रियाएं, आणविक क्रियाएं इसकी उदाहरण होंगी। जैसे नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनेगी। नाइट्रोजन अणु है, हाइड्रोजन भी अणु है और अमोनिया भी अणु है। तो जब अणुओं की बीच जो क्रिया होती है वो सामान्य तौर पर क्या होती है? मंद क्रिया। हालांकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अणु हैं, ये भी आणविक क्रिया है, लेकिन ये मंद अति मंद क्रिया का उदाहरण है। तो ज्यादातर जो आणविक क्रियाएं होती हैं वो मंद क्रियाओं में आती हैं। अच्छा, जो रासायनिक बलगतकी है, या हम ये कहें कि क्रिया के वेग की अगर चर्चा करें तो क्रिया का जो वेग है वो हम लोग मंद क्रियाओं के लिए ही अध्ययन करते हैं, या क्रियाविधि जो है वो मंद क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जो तीव्र क्रियाएं हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जा रही हैं, ठीक है, तो उनके वेग का अध्ययन करना इतना आसान नहीं होता। जो अति मंद क्रियाएं हैं वो कई वर्षों, कई महीनों में पूर्ण हो रही हैं, उतना समय बैठ के व्यतीत नहीं किया जा सकता। तो ये जो अध्ययन है मोस्टली मंद क्रियाओं के लिए ही किया जाता है। तो आज की बात हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग करेंगे, मतलब क्या पढ़ेंगे, तो ये देखेंगे कि वेग को हम लोग निर्धारित कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग वेग को निर्धारित करना सीखेंगे। आज की बात